भाई गुड आफ्टरनून पीपल, कैसे हालचाल। चैप्टर 1 एंड 2 की को खत्म करने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं चैप्टर 1 एंड 2 को, तो उनका खत्म कर दिया। एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स एन एंटायरली डिफरेंट प्लैनेट, दिस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 1 and 2 में वी डेल्ट विथ चार्जेस विच वर एट रेस्ट. In this particular chapter, we are going to be dealing with charges which are in motion. अब ये charges हिलने लगेंगे। पहले बहुत टाइम से शांति से बैठे रहे, 2 चैप्टर तक शांति से बैठे रहे, अब थोड़ा हिलना भी जरूरी है। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले बरसात हुई थी, क्या बिजलियां कड़क रही थी, तार 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 तार। तो वो जब बिजली कड़क के ठाना नीचे गिरती है, दिस ठाना, इसको करंट कहते हैं। एंड बहुत ही बड़ा करंट होता है जिसमें चार्जेस ऊपर के एटमॉस्फेयर लेयर से नीचे ग्राउंड तक आते हैं और ग्राउंड में ये समा जाते हैं, तो बहुत ही बड़ा करंट कंस्टिट्यूट होता है। बट दिस करंट, एज आई सेड, ये कभी कभी होता है, पता नहीं चलता कहां होगा, कोई आइडिया नहीं होता। एंड एक ही साथ जैसे ही वो बिजली गिरी, वो सारा चार्ज बिजली के थ्रू, एयर के थ्रू, एटमॉस्फेयर के थ्रू आके ग्राउंड में उतर गया, खेल खलास, खेल खलास। हमें इन रियल लाइफ वी रिक्वायर स्टेडी करंट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टेडी करंट्स? आपकी वॉल क्लॉक जो चलती है उसमें पीछे सेल डलता है, आपका रिमोट जो चलता है, जो आपका रेडियो चलता है, उन सब में पीछे सेल डलते हैं विच प्रोवाइड स्टेडी कंटिन्यूअस करंट. So we are in for understanding the idea about steady currents. अब बहुत करंट बहुत हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन आप ये पूछोगे, सर ये करंट होता क्या है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? So let me define electric current for you in a very simple definition. When charge flows from one point to another, एक पॉइंट से इधर से लेकर उधर तक चार्ज गया, टिंग 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 करता हुआ, तो हम कहते हैं करंट कंस्टिट्यूट हुआ है। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी कंस्टिट्यूटेड, इज सेड टू बी फ्लोइंग। तो ये करंट का एकदम साधारण डेफिनेशन है। कोई तुमसे पूछे भाई करंट होता क्या है, तो जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है under the influence of anything, under influence of electric field or anything like that, current is said to be constituted. Flow of charge from one point to another, that is what is called electric current. अब करंट को किस तरह हम मेजर करेंगे, करंट का क्या इक्वेशन होगा, आओ देखें। सो उसके लिए हमको अज्यूम करना पड़ेगा, से Q plus amount of charge, Q plus amount of positive charge moves in the forward direction. अब अकेला पॉजिटिव चार्ज थोड़ी होगा, साथ में कभी कभी कभार नेगेटिव चार्ज भी होता है। एंड Q माइनस अमाउंट, ये अमाउंट है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज also moves in the forward direction. पेन की पुंगी बच चुकी है। New pens moves in the forward direction in the same time. Then ladies and gentlemen, Q plus amount इस तरफ जा रहा है, Q minus amount negative charge भी इस तरफ जा रहा है. So what do you think the net charge moving towards the forward direction कितना होगा? Oh yes, so Q is equal to पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव लेने का, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव लेने का. So Q plus minus Q minus, this is the amount of charge moving in the forward direction. Now people sometimes tend to get confused, सर ऐसा कैसा लिख दिए? अच्छा सुनो ध्यान से, सपोज इस तरफ +5 कूलम जा रहा है और इस तरफ -2 कूलम जा रहा है, तो इन दोनों का नेट कितना होगा श्रीमान? एनीबॉडी? 5 - 2 3 है ना? पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड
माइनस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो आंसर कितना है? इज दिस अग्रीएबल? बरोबर, ये समझ में आया? Q प्लस माइनस Q माइनस, बिकॉज somebody told me कि सर नेगेटिव चार्ज है तो यहां Q माइनस के आगे एक और नेगेटिव नहीं पुट करने का। अरे बाबा, ये मैग्नीट्यूड है। अगर मैं इस तरह लिखता 5 कूलम का पॉजिटिव चार्ज एंड 2 कूलम का नेगेटिव चार्ज, तो तू फाइनली तो यही करता ना, है ना? बात तो यही है। सो इसी तरह दिखाना चाह रहा हूं, ये Q प्लस जो है वो 5 है, Q माइनस जो है वो 2 है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेट कितना? पॉजिटिव माइनस नेगेटिव कर दिया, मुझे नेट मिल गया। एंड ये नेट चार्ज मिल गया, इससे क्या करेंगे? नाउ द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, करंट का पहला इक्वेशन आ रहा है, पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट। एंड इलेक्ट्रिक करंट एकदम सिंपल एक्सप्रेशन में इज द चार्ज अपॉन टाइम। भाई करंट का सिंबल है I, ये रहा चार्ज तुम्हारा Q, अपॉन टाइम कितना है? T। सो I इज इक्वल टू Q बाय T। से हेलो टू द फर्स्ट इक्वेशन, द प्राइम इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट। Electric current I in a very simple language is net charge Q upon time T। and इसको देखकर क्या लगता है इसका SI यूनिट क्या होगा? कूलम पर सेकेंड, और बेटर नोन एज एम्पियर। अगर आप बाजू वाला देख लिया हो तो मैं उड़ा दूं इसको? कैन आई टेक दिस ऑफ? ओके। समटाइम्स पीपल डोंट नो व्हाट करंट इज, बस उनको पता चलता है करंट है, पर करंट होता क्या है? कि जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तब उसको करंट कहते हैं। सो ऐसा यूनिट, नाउ इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर एंड इट्स ऐसा यूनिट। कूलम पर सेकेंड, और बेटर नोन एज, सर जी, after the great Jean-Andre Ampere, we call it ampere, symbol बड़ा A। So you can roughly define 1 ampere as the current constituted when 1 coulomb of charge passes through the conductor in 1 second। अब आपको याद है चैप्टर 1 में हमने देखा था 1 coulomb is a very big unit, तो सिमिलरली 1 एम्पियर also is a very big unit। तो ये बहुत बड़ा करंट होता है, तुम्हारे एसी में, जनरेटर में चलता है ना, उतना बड़ा करंट होता है, गीजर वीजर में इतना इतना बड़ा करंट होता है। बाकी करंट्स यूजुअली छोटे होते हैं थोड़े, ये हाउस होल्ड में फ्लो होने वाला करंट है। हमारे नर्व्स में जो करंट फ्लो होता है ना, दैट्स इन फॉर्म ऑफ माइक्रो एम्पियर्स। दूसरे अलग अलग फॉर्म्स है, 1 मिली एम्पियर विच इज कॉल्ड MA, 10⁻³ एम्पियर। आप यूजुअली ऐसे ही करंट्स देखेंगे। 1 micro ampere, this is also one another common current, 1 microamp, and that is equal to 10⁻⁶ ampere। So ampere is the SI unit of current। and याद रखिए करंट स्केलर है, सिर्फ वैल्यू होती है उसकी, डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता, वेक्टर नहीं है वो कि ये I कैप J कैप, ऐसा कुछ नहीं होता। करंट करंट होता है, चला जाता है, मैटर इज क्लोज्ड। अच्छा, ये तो हमने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लाया करंट का, बट अगर हम बड़ा सा कंडक्टर एज्यूम कर रहे हैं जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है कुछ टाइम इंटरवल में, तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एन इक्वेशन फॉर एवरेज करंट। सो स्टे विथ मी, इफ डेल्टा Q amount of charge passes through a conductor in time delta T, then we define average electric current, the way we used to define average speed and average acceleration and stuff like that, same old, वो फिर instantaneous भी find कर देंगे on the same lines। So the first equation for current has gone off the board now। Then we define average electric current as
आई इज इक्वल टू, अच्छा एवरेज है सर, एवरेज आई इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. Okay, and if I were to find out instantaneous electric current, don't you agree I would have to take limit delta t tending to 0? So taking same ideas that we used in the last year mechanics, taking limit delta t tending to 0, we get instantaneous electric current. ये करंट है, आप कुछ और मत समझिएगा इसको. जब मैं यू आर आर और ई एन साथ में लिखता ना तो अक्सर ऐसा दिक्कत हो जाता है. एंड उसमें ये निकल जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. एंड व्हाट डज द लिमिट आफ्टर अप्लाइंग लिमिट्स, व्हाट डज द इक्वेशन बिकम? आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय dt. Very well. So if supposedly you are given q as a function of time, for example q is equal to tq plus 3t square minus 5, and they ask you to find current, then beautifully I is equal to dq by dt, q की जगह जो expression दिया है वो लिख दो और उसे differentiate करो with respect to time, you will get the value of current. Is this agreeable people? And रिवर्स में भी अगर आपको करंट दिया हो और चार्ज चाहिए, इसको मैं नोट में लिखता हूं. ओ यस, कैन यू सी डी क्यू आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी एंड क्यू इंटीग्रल डी क्यू इज इंटीग्रल आई डी टी. वेरी वेरी लवली इक्वेशन, जो आपको ये इक्वेशन यूज करने को नहीं आएगा इस चैप्टर में. इधर ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, बट जेई नीट वगैरह में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन इक्वेशंस को, इसमें कोई डिफरेंशिएशन का भी सम नहीं है, बट क्यू दिया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ टाइम या आई दिया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, एंड यू माइट हैव टू फाइंड आउट क्यू और आई और व्हाटएवर बी द केस. ऑलराइट, सो काइंडली टेक दिस एक्सप्रेशन. आई एम टेकिंग दिस साइड ऑफ, एंड एक छोटा सा ये नोट नंबर 1 होगा, एंड आई वुड लाइक टू गिव यू अ स्मॉल नोट नंबर 2 ऑल्सो. लेट मी गिव यू अ नोट नंबर 2. ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास यूज होगा. सिर्फ इक्वेशन दे देता हूं और एक्सप्लेन भी करूंगा व्हाटएवर. सो इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विथ स्पीड v, भाई इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है, isn't it in motion? Yes, it is in motion, and whenever charge is in motion it constitutes current. तो क्वेश्चन ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन एन ऑर्बिट, कितना करंट कंस्टिट्यूट होगा? Lovely, let us see. Then electric current. Do you agree? Current का simple formula I is equal to Q by T. And do you remember quantization of charge Q is equal to Ne? अच्छा, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो I is equal to E by T. Equation number 1. Hey, 1 by T, isn't it nu? Yes, sir. Where nu is what? Frequency. So एक बहुत ही सुंदर एक्सप्रेशन हासिल हो रहा है. I is equal to E nu. Also, अब मुझे T का भी कुछ चाहिए. Now, do you agree distance is speed इनटू टाइम? सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो टक 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 एक रेवोल्यूशन किया. एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? रेडियस आर है, इजंट इट 2 पाई आर? सो 2 पाई आर इज v इंटू टी, विच गिव्स मी t इज 2 पाई आर बाई v. एंड इसको यहां पे लगाने से, यहां पे t की जगह 2 pi r by v, I get a lovely expression. I is ev by 2 pi r. Check it out. Okay, तो हमने वो कुछ एक इक्वेशंस देख लिए. वैसे इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, but it's always good to remember some types of equations. Now, understand this.
नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आपने तो डिफाइन कर दिया कि चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज करंट, बट द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज कौन से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं भाई, है ना? पॉजिटिव हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, क्या रहा है अंदर, करंट कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है? तो वो जानने का है इस टॉपिक में, वेर इन विल अंडरस्टैंड कि करंट कौन कंस्टिट्यूट करता है, कौन कैरी कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ करंट। नाउ यू नो इन मटीरियल्स न्यूक्लियस होते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, एंड ऐसे बहुत सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलके चीज बनाते हैं, कोई भी मैटर बनाते हैं। एंड जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो वो मूव करेगा, करंट कंस्टिट्यूट करेगा। वैसे भी अगर कोई चार्ज मूव कर रहा हो इट विल बी कंस्टिट्यूटिंग करंट। नाउ इन मटीरियल्स लाइक मेनी मटीरियल्स, इलेक्ट्रॉन्स काफी टाइटली बाउंड होते हैं अंदर। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर भी वो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल वुड, पेपर, प्लास्टिक, ये सारे इंसुलेटर हैं, एंड इंसुलेटर्स में सारे बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली बाउंड होता है। एज ए रिजल्ट भले तुम कितना भी बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, द इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट मूव। अंदर के पॉजिटिव चार्जेस तो मूव नहीं करेंगे, बट इलेक्ट्रॉन्स भी मूव नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन मटीरियल्स लाइक मेटल्स, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं जल्दी, दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर आ जाते हैं एंड दे आर एबल टू मूव इन द कंडक्टर। तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, मस्त इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। याद रखिएगा पॉजिटिव चार्जेस कतई कोई भी सिचुएशन में मूव नहीं करेंगे। रिमेंबर दैट पॉजिटिव चार्जेस आर फिक्स्ड, they do not move. It is only the negatively charged electrons that will move. हाँ, कुछ एक इसको कंडक्टर्स कहते हैं, मेटल्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स, जिसमें करंट फ्लो अच्छी तरह हो सकता है। ये तो सॉलिड कंडक्टर्स है, जैसे तुम्हारा वायर है वगैरह कुछ। देर आर इवन लिक्विड कंडक्टर्स, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। उसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस का मोशन होता है म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शंस, पर हम उसको इसमें डिस्कशन में शामिल नहीं कर रहे। हम अपने डिस्कशन में सॉलिड कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स को ही शामिल करेंगे। सो सबसे पहली बात, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड a charge experiences force and will move. In conductors there are a number of free electrons which are moving randomly in all possible directions. By look at these words, moving randomly in all possible directions. The positive charges are fixed and do not move. Now, when I was explaining this many years back, a guy asked me a question कि सर आपने लिखा है इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस, तो क्या अगर हम टच करेंगे किसी वायर को या किसी मेटालिक डंडे को, क्या हमको झटका लगेगा? डू यू हैव एन आंसर? लगेगा या नहीं लगेगा? भाई हमने करंट किस तरह डिफाइन किया था? मोशन ऑफ चार्जेस। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे हैं ना, दे आर मूविंग। तो हमको झटका क्यों नहीं लग रहा है? हमको करंट क्यों नहीं लग रहा है? मैं अगर बाहर रेलिंग पे पड़ा हुआ मेटल का डंडा था, मैंने उसको टच किया तो मुझे करंट नहीं लगा। कोई बता सकता है मुझे करंट क्यों नहीं लगा, जबकि मोशन तो हो रहा है? Isn't that a very important question? मोशन तो हो रहा है, चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और अगर वो मूव कर रहे हैं तो करंट लगना चाहिए, पर नहीं लगता। क्यों? बिकॉज लेट मी एक्सप्लेन। सपोज दिस अ कंडक्टर, डंडा है वो मेटल का। डू यू सी अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड हियर, मूविंग रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस? डू यू सी दैट? इसका मतलब है सपोज एन इलेक्ट्रॉन is going like this
another electron will be going like this. If an electron is moving upwards, another electron will be moving downwards. If an electron is moving in this direction, some other electron will be moving in that direction. अगर इन सब का नेट टोटल मारा जाए, what is the net charge crossing through any cross section? 0. Do you understand? Motion है, बिल्कुल motion है. They are all moving. But if one electron moves like this with a velocity, let's say 5 meter per second, another will move like this 5 meter per second. Cancel. An electron moves with 2 meter per second, another move downward with 2 meter per second. एक ऐसा आ रहा है, एक ऐसा आ रहा है, एक ऐसा आ रहा है, एक ऐसा आ रहा है. In short, जब इन सब का कंबाइंड इफेक्ट में कैलकुलेट करता हूं, तो द नेट चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन विल बी 0 एंड एज अ रिजल्ट नो करंट विल बी कंडक्टेड. देखिए यहां पे ये साधारण कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, बट कोई क्या सारे एक दिशा में मूव कर रहे हैं? नहीं. ऑन द अदर हैंड, अगर सारे एक दिशा में मूव करते और तुम टच करते तो जोर का झटका जोर से जरूर लगता. सो करंट तभी कह सकते हैं व्हेन देयर इज अ नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज in any one particular direction. Here can you see all charges are moving randomly, so the net current constituted, net electric current here is 0. And as I said, अगर तुम सबको एक दिशा में डाल पाओ तब जाके कहीं करंट लगेगा. अब इसका मतलब है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करना पड़ेगा, राइट, इन दिस कंडक्टर. आओ करें, लेट्स डेवलप एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर. फिर देखें क्या होता है, फिर देखेंगे. ओके, ये मैंने एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर अज्यूम किया है और बहुत सारे अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये डायग्राम जो है थोड़ा सा मुझे ऑड लग रहा है, लाइंस परफेक्ट नहीं आ रही है. लेट्स फाइंड आउट. नहीं यार, ये क्या बात है, आज टुडे इज बैड लाइन डे. ओके, वी आर नियरली सक्सेसफुल. एंड इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने के लिए मैं इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पे डिस्क्स लगाता हूं एंड इस डिस्क पे मैंने पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट किया है एंड इस डिस्क पे मैंने नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट किया. Do you agree, due to positive charge, let us say plus q being deposited here and minus q being deposited here, these are non-conducting materials, so ये चार्ज कंडक्टर में नहीं जाएगा. Do you agree, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इनसाइड दिस कंडक्टर. एंड किस दिशा में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? राइट साइड. वेरी गुड. सो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. Now, looking at this idea, suppose ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है. Do you agree? I am just showing you 3 electrons. बहुत सारे बनाऊंगा तो भीड़ भाड़ हो जाएगी. Do you agree? These electrons, these negative charges, are now kept in this electric field. And do we remember वाला फंडा F bar is QE bar? किस दिशा में फोर्स पड़ेगा इनको? सब पे या किसी एक पे ही? सब पे. माय गॉड. अर्थात अब क्या तीनों इलेक्ट्रॉन्स या यू कैन से सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या अब एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू किए? यस, बरोबर है. सो वी एस्टैब्लिश एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, E bar as shown, and the negative charged electrons, the electrons experience force in a direction opposite to E bar and they move. And भाई बधाई हो, करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है, एंजॉय योरसेल्फ. एंड दे मूव कंस्टिट्यूटिंग करंट. यही तो चाह रहे थे ना.
कि सारे एक ही दिशा में फ्लो हो। अब तुम अगर इसको टच करो, क्या तुमको झटका बैठेगा या नहीं बैठेगा? हाँ या ना? शॉक लगेगा? लगा 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 लगा, शॉक लगा, बराबर। अच्छा, हाँ ये बात और है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स धार 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 फ्लो करके, डू यू अग्री, दे विल रीच दिस डिस्क एंड इस पॉजिटिव चार्ज को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करेंगे, कम कर देंगे। बिकॉज व्हेन अ नेगेटिव चार्ज मीट्स विद अ पॉजिटिव चार्ज, नेट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है ना। सो एज चार्जेस मूव टूवर्ड्स दिस डिस्क, ये neutralize the positive charge of the disk. So what do you think the positive charge will now become? Will it go on decreasing or will it go on increasing? And as a result, do you agree, electric field भी change हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो अगर मैं इसको किसी तरीके से, और एक पॉइंट पे इसका सारा चार्ज खत्म हो जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा एज सच। बट अगर मैं इसको कंटिन्यूअसली पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करता रहूं, सप्लाई करता रहूं, डोंट यू अग्री, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस रहेगा और चार्जेस हर वक्त इस तक पहुंचते जाएंगे, इस पॉइंट तक आते जाएंगे। डू यू अग्री आई कैन कंस्टिट्यूट अ स्टेडी करंट आउट हियर? बराबर, दैट इज पॉसिबल ओनली इफ आई सप्लाई पॉजिटिव चार्ज टू दिस डिस्क कंटिन्यूअसली। ये हम करते हैं बैटरी के जरिए। बैटरी जो होती है, सेल बैटरी एक्सेट्रा। यस, डू यू अंडरस्टैंड दैट व्हेन द नेगेटिव चार्जेस स्टार्ट रीचिंग दिस डिस्क, they start neutralizing the positive charge present on the disk? Yes, sir. And as a result, the positive charge of the disk will go on decreasing. At one point, the net charge on the disk will become zero. तो करंट वरंट स्टॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा एकदम। In order to maintain this current, what do you need to do? You need to continuously supply positive charges to this disk. Yes, वो कौन करेगा? वो सेल करेगा, बैटरी करेगी, जो तुम्हारे सर्किट में, रिमोट कंट्रोल में, घड़ियाल में, वो सब में होती है। वो बैटरी इसको पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करती जाएगी और तुम्हारा करंट कंस्टिट्यूट होता जाएगा। सो इस तरह एक स्टेडी करंट हम प्रिपेयर कर सकते हैं, हम कंस्टिट्यूट कर सकते हैं हमारे सर्किट्स में। सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, thus constituting current. The negative charges come and neutralize the positive charge on the disk and current decreases, starts decreasing, and one time it will become zero. But if we continuously supply positive charge to the disk, then steady current will flow. So my goal is steady current. So this is done by cells and batteries, जो हमको continuously steady current constitute कराते रहते हैं. So this is the idea behind the constitution of current, by the formation of current in a conductor. इस पूरे टॉपिक से हमको एक बात समझ में आई कि करंट इज एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. डू यू अंडरस्टैंड? करंट एक्चुअली इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. क्या पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर सकते हैं? नहीं. Only negatively charged electrons flow from one point to another and constitute current. Is this absolutely understandable? Agreeable? yes, sir. Let's move forward. And now I think I'll go to a very important law, one of the most important laws. Oh yes, who can forget Ohm's law? Once done, always remembered. जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने ये लॉ दिया था हमको. एंड आई एम श्योर एवरी पर्सन हु हैज स्टडीड साइंस इन क्लास 10th हैज सीन दिस लॉ.
though they might not remember what this law stood for. Let's check it out here. So Ohm's law, Ohm saw the relation between potential difference and current in a conductor. उन्होंने एक कंडक्टर रखा, मतलब वायर. Now you know conductor is a wire. And एक बैटरी ली. This is the symbol of a battery. और करंट पास किया. Let us say current I is passing through the conductor. And he said that under steady conditions of temperature and pressure, the ratio of the potential difference across a conductor and the ratio of potential difference and the current flowing through the conductor remains constant. Remains constant. So इतने बड़े definition में दो ही चीजें समझनी है. The ratio of potential difference and current is constant. That is, ladies and gentlemen, potential difference is what? V, and current is what? So V by I is constant. Ladies and gentlemen, this is Ohm's law. This is Ohm's law. And this constant is called resistance, denoted by symbol bada R. That is why V by I is R, and as a result, the most commonly known form of Ohm's law is V is IR. लोग इस लॉ को, इस फॉर्म को बहुत अच्छी तरह जानते हैं. V is equal to IR. Sir, this is Ohm's law. But this is not actually Ohm's law. This is not Ohm's law. This is the modified, the widely used form of Ohm's law. Ohm's law is this: the ratio of potential difference to the current flowing through the conductor is constant. This is Ohm's law. हाँ, this is the more widely used form. That's a different story. और ये जो R है, resistance है, इसका SI यूनिट वोल्ट पर एम्पियर. SI unit of resistance is volt per ampere, or better known as ohm. Symbol being the one and only omega. ये बढ़िया ओमेगा का सिंबल है. सो रेजिस्टेंस R का SI यूनिट है ओम. नाउ एवरीबडी नोज दिस लॉ, V is equal to IR. But what exactly, if I ask them, ये रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर मैं तुमसे कहूं कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 20 ओम है, what does it actually mean? Let me tell you, रेजिस्टेंस का मतलब है रोकना. उस प्रॉपर्टी का आइडिया जो करंट फ्लो को रोक सके उस कंडक्टर में. So resistance is the property of the conductor due to which it can oppose the flow of current through the conductor. Resist मतलब रोक देना. नहीं, मैं फ्लो नहीं होने दूंगा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा तुमको. ऐसा नहीं, वो रानी लक्ष्मीबाई का डायलॉग था, पर इधर क्या है? रोक देना. सो मैं इसको नोट में लिखूंगा. The property of a conductor to oppose, very much like inertia. तुम्हारे पास जो मास है वो मोशन को अपोज करना चाहता है ना, वो चेंज ऑफ स्टेट को अपोज करना चाहता है. उसी तरह है ये रेजिस्टेंस. सो प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes the flow of electric current through it is called resistance. Can I take this off now? Can I do that? This diagram more? Yes. I hope आपने Ohm's law का statement देख लिया था. Due to which it opposes the flow of current through it is called resistance.
मतलब रोकना। अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा? आने देना, कंडक्टेंस। रोकना इज रेजिस्टेंस, आने देना, आ जाओ आ जाओ, इज कॉल्ड कंडक्टेंस। सो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, उसका जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल है आर, कंडक्टेंस का कुछ है नहीं, इज कॉल्ड कंडक्टेंस। सिर्फ नाम है, पता होना चाहिए आपको। ओके, सो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अच्छा, अब ये इक्वेशन देख के V बाय आई इज आर देख के लोग खुश हो जाते हैं कि सर वाह, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, वाह वाह। इससे गंदा इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकता, इससे गंदा इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकता, इससे गलत नहीं हो सकता। आर डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड I। ऐसा ही एक इक्वेशन चैप्टर 2 में देखा था, इफ यू रिमेंबर, C इज इक्वल टू Q बाई V। क्या कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस पे डेवलप होता था, डिपेंड होता था? ना मुन्ना, इल्ले। उसी तरह रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन V और I। रेजिस्टेंस, जैसे यहां पे कैपेसिटेंस डिपेंडेड ऑन द डायमेंशंस of the conductor, the material between the in the space between the two parallel plates, उसी तरह यहां पे resistance depends on the length of the conductor, the cross sectional area and the material of the conductor. The resistance depends on length, cross sectional area, cross sectional area इज दिस, ये एरिया। करंट यहां फ्लो होता है ना, तो इसको वो करंट कितना एरिया देखता है, ये देखता है, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर। एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जितना लेंथ ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस बड़ा होगा। रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स इनवर्सली ऑन एरिया। जितना एरिया बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। तो इन दोनों को कंबाइन करते हुए मैं ये साइड उड़ाना चाहूंगा। कैन आई डू दैट? ओके, थैंक यू बड़ी। lovely equations on the roll. So combining both these are proportional to L by A. Let me introduce a constant of proportionality, gentlemen, जिससे ये इक्वेशन में चार चांद लग जाएंगे। R is equal to rho L by A। ये नंबर कौन सा था? 1 2 और ये है 3। Rho is the symbol for the quantity which is called resistivity or specific resistance। resistivity और specific resistance। and resistivity का ऐसा यूनिट, भाई इसका ओम, इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, सो ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, ओम मीटर ओम मीटर, या पहले लिख दू ओम मीटर या ओम मीटर। ओके, बराबर है, देख लिया आपने इसको। अच्छा भाई, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी? आई थिंक इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक ही स्टेटमेंट में मैं आपको बता सकता हूं कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर while resistivity depends on the material. What do you mean by this? What do I mean by this? Suppose मेरे पास 5 मीटर का कॉपर वायर है एंड उसका रेजिस्टेंस, लेट अस से 5 मीटर का कॉपर वायर, उसका रेजिस्टेंस है 50 ओम। अगर मैं 10 मीटर का कॉपर वायर लूंगा, डोंट यू अग्री, लेंथ मैंने डबल कर दी है,
तो डोंट यू अग्री रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, इट विल बिकम 100 ओम. सो रेजिस्टेंस विल चेंज विद द कंडक्टर, बट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल. यहां पे मटेरियल क्या है? कॉपर. मैंने 5 मीटर से 10 मीटर कर दिया वायर, रेजिस्टेंस चेंज हो गया, बट क्या मटेरियल चेंज हुआ? नहीं. तो मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो गई? कांस्टेंट. रेजिस्टिविटी तभी चेंज होगी जब मटेरियल चेंज करूंगा. अब 5 मीटर कॉपर की जगह 10 मीटर एल्यूमिनियम का वायर ले लूं, रेजिस्टेंस तो होगा ही चेंज, पर डोंट यू अग्री साथ में रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी, बिकॉज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल एंड द टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड स्टफ लाइक दैट. बाकी कोई चीज पे डिपेंड नहीं करती. सो तुमने लेंथ चेंज कर दिया, रेजिस्टेंस चेंज हो गया, एरिया चेंज कर दिया, रेजिस्टेंस चेंज हो गया, बट रो कब चेंज होगा? जब तुम क्या चेंज करोगे? मटेरियल. फेयर इनफ? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. इंसान लंबा होता जाएगा, उसका वजन बढ़ता जाएगा, पर क्या उसका ब्लड ग्रुप चेंज होगा? नहीं होगा सर. सो तुम वायर लंबा करो, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बट अगर मटेरियल वही है तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन कांस्टेंट. फेयर इनफ? अग्रीएबल? ओके. रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, टेम्परेचर, प्रेशर, बस. बाकी तुम लेंथ बढ़ाओ, एरिया चेंज करो, उससे रेजिस्टिविटी को कोई फर्क पड़ता नहीं है. इज दिस अंडरस्टैंडेबल? ओके, आई एम टेकिंग दिस ऑफ. अच्छा, अगर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता होगा? माय गॉड. सो रेसिप्रोकल ऑफ resistivity is conductivity, and fortunately भाई कंडक्टिविटी का सिंबल है सिग्मा. रो इज रेजिस्टिविटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, सो सिग्मा इज 1/ρ. एनीवन कैन थिंक ओवर कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा सिग्मा का? ओम मीटर द होल इनवर्स. अब कुछ टाइम तक ओम का उल्टा नहीं मिल पाया था, तो उन्होंने क्या कर दिया? एक्चुअली उल्टा कर दिया. OHM का मो कर दिया. मो. एंड इतना ही नहीं, ओम मीटर ये सिंबल ऐसा ना, ये मो मीटर इनवर्स का सिंबल क्या होता होगा पता? ओमेगा का भी उल्टा कर दिया उन्होंने. कैन यू सी दिस? मो मीटर इनवर्स. फिर फाइनली बहुत टाइम बाद एक नया यूनिट आया जिससे यूज हुआ ये, इट इज कॉल्ड सीमेन मीटर इनवर्स. SIME है ना, प्लीज डोंट राइट अ रॉन्ग स्पेलिंग. ओके, सो ओम मीटर इनवर्स या महो मीटर इनवर्स या सीमेन meter inverse. All right, so sigma is 1/ρ is the equation for conductivity. Is this agreeable, gentlemen? Shall we move forward? Can I do that? Yes, sir. Yes, sir. Okay dokie. अच्छा, before I march out of this topic, मैं आपको एक छोटी सी नोट यहां दूं? नहीं, यहां नहीं देना चाहता, किसी दिन दूंगा आराम से जब जरूरत नहीं पड़ेगी तब. ओके. ओम्स लॉ का ही अपेंडिक्स है ये. अच्छा, बिफोर आई गो ऑन, आई गो आउट, एक नई चीज आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं एक अलग टॉपिक के जरिए. Up till now we dealt with current I is equal to Q by T.
इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन क्या हमने कंडक्टर कितना मोटा है कितना पतला है, वायर जाड़ा है पतला है, उस एरिया को क्या हमने कंसिडरेशन में लिया था? नहीं, वी डिड नॉट चेक इट आउट, क्योंकि हमारे करंट के इक्वेशन में सिंपली क्यू बाई टी, एरिया का कोई जिक्र ही नहीं है। सो हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन करने जा रहे हैं which will depend on the cross sectional area of the conductor. This quantity is called current density, and I will define it as the electric current flowing per unit cross sectional area normal to the direction of current, perpendicular to the direction of current, is called current density and denoted as chota j. So current density is electric current upon perpendicular cross sectional area. So let me put it in an equation. So I नहीं, J is I by A. J is I by A, or I know it by a better form, or I take this A here, I ja. Yes, sir. What did you hear? I said I is ja. I did not say Aija. Why should I say Aija? Yes, sir. You say this to someone, someone will slap you. Don't ever say that to someone. You can say I is ja. It's a very innocent equation giving the relation between current density and cross sectional area, nothing else. बराबर? So I is ja. Acha, looking at this equation for J, can someone tell me the SI unit for J? Isn't it ampere per meter square? Per meter square. So SI unit of J is ampere per meter square. And tell you what, current density is a vector. उसका डायरेक्शन होता है, दिखाता हूं. I can write equation 2 can be written as, ध्यान से देखें, I J bar dot A bar. Now this equation will prove that current is the scalar product of current density and area. एरिया वेक्टर लेना तो आपको आता ही है, एंड स्केलर प्रोडक्ट हो जाने से करंट खुद क्या हो गया? स्केलर हो गया ना. Alright, so I is equal to J bar dot A bar, and let me give you one more equation for fun. This equation can be also written as I is J dA, dA मतलब छोटा एरिया cos theta. I call it I is Jadia cos theta. No offense to any Jadias around. I like Jadia's cos theta. Okay, is this equation agreeable, gentlemen? And theta is the angle between area vector and direction of current. G. जिस भी एरिया में तेरे को करंट डेंसिटी फाइंड करनी हो, उस एरिया का वेक्टर लेने का, उस एरिया का, सपोज ये हुआ तेरा, तू ये क्रॉस सेक्शनल ले रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसा. सपोज ये वायर है तेरा, सपोज ये तेरा वायर है, ये तेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. बट अगर कहीं कोई ये बोले कि ये तेरा एरिया वेक्टर है, तो ये तेरा एरिया है, तो तेरा एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसा नहीं होगा. सो डिपेंडिंग के तेरे को कौन सा एरिया के अक्रॉस करंट डेंसिटी फाइंड करनी है, उसका तू एरिया वेक्टर लेगा, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो.
और ये हो गया तेरा थीटा। इज दिस अग्रीएबल? हाँ सर। सही बात है भाई सर जी। सर इसमें आपने वो नॉर्मल का लिखा है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ वो समझ नहीं आया। बेटा जब ये तेरा कंडक्टर है एंड सपोज ये तेरा एरिया है, इस एरिया का वेक्टर कैसा है? ऐसा। ओके तेरा डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा? ऐसा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड एरिया? 0। जीरो। तो यहां cos 0 रख। Isn't I is j into a? यस। एंड अगर मैंने अभी जैसे एरिया वेक्टर दिखाया, तेरा एरिया वेक्टर कैसा है? ऐसा। एंड ये एंगल थीटा है। What will be the component of area vector along the direction of current? Isn't this a cos theta? यस। So I is equal to j into dA cos theta. Fair enough? एक टॉपिक और कर लेते हैं, लवली टॉपिक। दिस इज कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अ वेरी लवली थियरी क्वेश्चन। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये होता क्या है? ओके, डू यू नो द बेसिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ? वी नो Ohm's law is, you remember it was V is equal to IR. And अभी थोड़ी देर पहले हमने रेजिस्टेंस का इक्वेशन देखा, R is equal to rho L by A. इसको यहां डाला तो V is equal to I rho L by A. If you are looking closely, isn't this current upon area? यस सर। And this was current density. Here I by A is J. So V is J rho L. And finally, you know the king of all equations. Do you remember an equation for PD? PD? ED, my God. And also potential difference. V is E into D is distance. Here it's length L. तो V की जगह EL लगा डाला एंड आप देखिए इक्वेशन हो जाएगा जिंगा लाला। L L कट एंड अभी हमने थोड़ी देर पहले ये भी देखा, रो इज 1 by sigma 1/6. and as a result my final equation is J is sigma E. This equation is equation number 4. And if you're looking closely at this equation, इस equation में दो vectors हैं, J भी vector है, it's called J bar, and electric field भी vector है, it's called E bar. So if I write this in vector form, I can call it J bar. is equal to sigma E bar. Wow, lovely equation right here. So this equation 5 is the vector form of Ohm's law. This is a lovely theory question. You know, actually काफी टाइम पहले J is equal to sigma E ये इक्वेशन लिख दिया था AIEEE की एग्जाम में और पूछा गया था कि ये कौन सा लॉ है। भाई उस वक्त तो काफी लोग टेंशन में आ गए थे, पर कुछ लोगों ने रिवर्स इंटीग्रेट करके फाइंड आउट कर दिया कि J is equal to sigma is actually V is equal to IR. So they said that J is equal to sigma is another form of Ohm's law, and vector form में लिखा जाए तो J bar is sigma E bar is the vector form of Ohm's law. Is this absolutely agreeable, people? Okay, तो Ohm's law का बात खत्म करके मैं आया हूं न्यूमेरिकल लेके। न्यूमेरिकल 3.1 पे चले आ रहे। न्यूमेरिकल 3.1 it says the storage battery of a car has an EMF of 12 volt. EMF मतलब एप्सिलॉन या V कह सकते हैं, V is 12 volt. Internal resistance of the battery R is 0.4 ohm
and the maximum current that can be drawn. Because ये बहुत ही आसानी से ओम्स लॉ से हो जाता था, तो मैंने इसको ले लिया है. So the maximum current is I is equal to V by R, which is 12 by 0.4. Anybody can tell me how much is 12 by 0.4? Doesn't matter. I got it all figured out. So 30 ampere is your maximum current. This is your numerical number 3.1. Can I take it off the roll now? Okay. एक और numerical दिखाना चाह रहा हूं आपको. It is additional का है, number 16. And मैं जो बात उस टाइम पे करना चाह रहा था, शायद मैं इस सिचुएशन में कर पाऊंगा. जो बात मैं जो नोट में आपको देना चाह रहा था, वो ये कर सकता हूं यहां पे. Okay, 2 wires of equal length, one of aluminium and other of copper. So length of aluminium is equal to length of copper. ये copper का symbol है. Have the same resistance. So resistance of aluminium is same as the resistance of copper. Which of the 2 wires is lighter? So which is lighter? मतलब किसका मास कम है, ये एल्यूमिनियम वाले का या कॉपर वाले का? Hence explain why aluminium cables are preferred over overhead power cables. उन्होंने डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है, रो एल्यूमिनियम. नहीं ये रेजिस्टिविटी है, 2.63 into 10 raised to minus 8 ohm meter, and resistivity of copper 1.72 into 10 raised to minus 8 ohm meter, and density aluminium DAL is 2.7. relative density है, तुमको लिखना है तो 10 raised to 3 kg per meter cube लिख सकते हो, and density copper 8.9. अब इतना सारा देख के हो सकता है आपको थोड़ा सा टेंशन हो जाए कि सर इसमें क्या यूज करेंगे, बट स्टे विथ मी. वी नो, I will start with the most simple equation for resistance. R is equal to rho L by A. Everybody knows this. अब मुझे किसी तरह, आपने देखा यहाँ डेंसिटी की बात हुई है, यू नो डेंसिटी मास की बात करनी है, तो वॉल्यूम लाना पड़ेगा कहीं पे. सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 1 बाय L. एंड हाउ डू वी वर्क दैट आउट? So R is equal to rho L by A, multiply and divide by L. So ऊपर हो गया rho L square और A into L, area into length, isn't it volume? एक बात याद रखो, भले ही ये इक्वेशन में डिराइव करके निकाला है rho L square by V, but whenever you are stretching or compressing a wire, तो अगर ये इक्वेशन यूज करोगे तो उसमें L और A दोनों चेंज होंगे. ऑन दी अदर हैंड, अगर आप स्ट्रेच या कंप्रेस या कुछ भी कर रहे हो एक वायर के साथ, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. सो व्हाइल स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग इट इज एडवाइजेबल दैट यू यूज R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर बाय V. ओके, नाउ ओके, अब डेटा में इनकॉर्पोरेट करता हूं. मेरे को ये मस्त इक्वेशन मिल गया, R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर बाय V. अब नाउ वी आर गिवन दैट रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम इज रेजिस्टेंस कॉपर. तो इस इक्वेशन में मैं यूज करूंगा रो एल्यूमिनियम इंटू लेंथ एल्यूमिनियम स्क्वायर ओवर वॉल्यूम एल्यूमिनियम. कॉपर में रो कॉपर इंटू लेंथ कॉपर का स्क्वायर ओवर वॉल्यूम कॉपर. इफ यू आर लुकिंग केयरफुली, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज सेम एज लेंथ ऑफ कॉपर. कैन यू सी दैट? तो LAL and LCU will go away, and what are you left with? Rho AL by VL is rho CU by. So can I safely say ये VCU को यहां उठा दूं, rho AL को नीचे ले लूं, तो VCU वॉल्यूम कॉपर ओवर वॉल्यूम एल्यूमिनियम is rho copper. Is this an agreeable idea? I'll call this equation number 2. Now finally, mass, isn't it density into volume? Yes, sir. ये मेरा लास्ट स्टेज आ गया. तो M डेंसिटी को मैंने D कहा है, ये रो रेजिस्टिविटी का है, D इंटू V
So mass aluminium is density aluminium into volume aluminium. Mass copper is density copper into volume copper. Can I divide both of them immediately? So अच्छा, मैं ये सब कुछ उड़ा रहा हूं क्योंकि मुझे इतनी जगह चाहिए होगी, एंड ये सारे वैल्यूज मैं देख के वापस प्रस्थापित कर दूंगा, इतनी भी बहुत हो जाएगी. सो मास का किसी का भी लो, बात तो वही है. माल बाय माकू इज डाल बाय डाकू इंटू वाल बाय वाकू. एंड वाल बाय वाकू मेरे पास है, उल्टा है एक्चुअली. सो वाल बाय वाकू, वोंट इट बी रोवाल बाय रोकू? डाल बाय डाकू इंटू रोवाल बाय रोकू. एंड आई थिंक मेरे पास एल्यूमिनियम की डेंसिटी थी 2.7 आई गेस. यस, रिलेटिव है तो रिलेटिव ही रखें. एंड डाकू कितना है? डाकू 8.9. रोवाल 2.63 into 10 raised to minus 8, and Roku 1.72 into 10 raised to minus 8. I think we are all bent on a ratio right now. Let us find out the value of this ratio. 2.7 into 2.63 divided by 8.9 divided by 1.72. 0.46 is the ratio. 0.46. Can you see it is less than 1? Yes, yes, sir. इसका मतलब है मास एल्यूमिनियम is less than mass copper. Isn't it? Mass aluminium is less than mass copper. That is, who is lighter? Aluminium is lighter than copper. Fair enough. और एल्यूमिनियम लाइटर होने से उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, बट एल्यूमिनियम लाइटर है तो वायर पावर केबल्स वगैरह बनाने में कॉपर से ज्यादा कारगर एल्यूमिनियम सिद्ध होता है. ऑलराइट, सो विद दिस इक्वेशन आई थिंक वील एंड द डेज प्ले एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कलर कोडिंग करेंगे, सो बी देयर. थैंक यू सो मच, एंजॉय योरसेल्फ, बाय.